I have no doubt in my mind that we will be the fastest growing economy in the world in the next 2 or 3 years. We will exceed China's growth rate. अगले 2 साल में ग्रोथ के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा भारत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा 2014 भारत के लिए साबित हुआ अच्छा साल। बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन को भी मोदी सरकार से काफी उम्मीद है। खुली सिगरेट की बिक्री पर नहीं लगेगी रोक। तंबाकू उत्पादों के कानून में सरकार अभी नहीं करेगी कोई बदलाव। किसानों की राय जानने के बाद ही लिया जाएगा फैसला। इंश्योरेंस बिल पास होने का रास्ता करीब करीब साफ। कांग्रेस के सभी संशोधनों को सरकार ने स्वीकार किया। सोमवार को पेश की जाएगी सिलेक्ट कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट। 5 दिसंबर को लॉन्च होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का OFS। 2 करोड़ 65 लाख शेयर बेचने की है योजना। फ्लोर प्राइस का ऐलान कल। बाजार में आज भी जारी रहा कंसोलिडेशन। कल के स्तरों पर बंद हुए दिग्गज, लेकिन मिड कैप शेयरों की रौनक बरकरार। केंद्रीय कर्मचारियों की हाजिरी का ऑनलाइन हिसाब किताब रखेगी सरकार। 31 मार्च से ऑनलाइन लगेगी सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिल ह्यूज को उनके साथियों और प्रशंसकों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ में हुए फिल्म। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी कुछ बड़ी खबरें। इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रमोट करने के लिए हीरो मोटो ने टाइगर वुड्स को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। 250 करोड़ रुपए में हुई डील। भारत में भ्रष्टाचार हुआ कम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के करप्शन इंडेक्स पर 94 रैंक से 85 रैंक पर प्रमोट हुआ भारत। बैंकों में FD करने का है आखिरी मौका। रिजर्व बैंक ने अगले साल ब्याज दरें घटाए तो बैंक भी घटा सकते हैं डिपॉजिट की दरें। ऐसे में किस बैंक का FD होगा फायदेमंद, बताएंगे आपको आगे। अब LED लाइट से जगमगाएंगे सरकारी दफ्तर। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद हैवेल्स, सूर्या रोशनी जैसे शेयरों में 15% तक की चमक। IIT इंजीनियरों के लिए ई-कॉमर्स और स्टार्टअप कंपनियों ने लगाए ऑफर्स की झड़ी। 18 लाख रुपए तक वे मिल रहे हैं शुरुआती सालाना पैकेज। और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ आज संसद में हुआ जमकर हंगामा, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फैसले को बताया जायज। कहा ग्राहकों पर नहीं डाला कोई भार। सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए राहत की खबर है। सरकार फिलहाल खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक नहीं लगाएगी। आज COTPA यानी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 में संशोधन को लेकर बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जब तक तंबाकू किसानों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक संशोधन बिल पेश नहीं होगा। बैठक में क्या चर्चा हुई और उसके बाद क्या तय किया गया, बताने के लिए हमारे साथ है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बिल तो लंबे वक्त के लिए टलता दिख रहा है। देखिए, दरअसल सरकार ने सिगरेट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ये सिफारिश किया था कि सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक लगा दी जाए, सिगरेट खरीदने वालों की न्यूनतम उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए, सिगरेट की बिक्री करने वाले जो डब्बे होते हैं उस पर जो सावधानी के निशान होते हैं उस निशान को ज्यादा प्रमुखता से जो प्रकाशित ना करते हों उन पर जो खासतौर से भारी जुर्माना लगाया जाए। तो इन सारी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया था, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और उन सिफारिशों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था और उसको संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा था। और माना जा रहा था कि इस कैबिनेट नोट के आधार पर एक एक्ट है जिसको सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव किया जाएगा और संसद इसी सत्र में इस एक्ट को मंजूर भी कर दिया जाएगा बदलाव के साथ। जैसे ये खबर आई उसके बाद किसान संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आज खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई। उस बैठक में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी मौजूद थे और फिर ये तय किया गया कि अगर ये सारे कदम उठाए जाते हैं कि खुदरा बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, सिगरेट खरीदने वाले की न्यूनतम उम्र की सीमा बढ़ा दी जाती है, तो तंबाकू किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय एक अध्ययन करे किसानों की समस्या को लेकर के, तंबाकू की खेती करने वाले किसानों की समस्या को लेकर के, और बीच का एक रास्ता सुझाया कि कैसे किसानों के हितों की रक्षा करते हुए भी सिगरेट से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार दोबारा विचार करेगी कि आखिर सिगरेट
से जुड़े हुए इस कानून में किस तरह से बदलाव किए जाए, क्या खुदरा बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं सरकार अब जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है और ये जो प्रस्तावित बदलाव था वो अब थोड़े लंबे समय के लिए टल गया है और ये खासतौर से तंबाकू की खेती करने वाले किसान और तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, खासतौर से सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, राहत की खबर है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के लिए। यहाँ पर तो इधर बाजार के जानकारों के मुताबिक सिगरेट की बिक्री पर सफाई आने का फायदा सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा ही। Mindirect.com के अविनाश गुरशकर का कहना है कि कल आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये अनाउंसमेंट के बाद मैं समझता हूं कि सिगरेट कंपनीज में जिस प्रकार की बिकवाली आई थी कि लूज सिगरेट्स पे बैन होने वाला है, अगर ये बैन थोड़े समय के लिए होल्ड पे किया जाता है तो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट हमने आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज में देखी थी कि इन कंपनीज की शेयर में काफी बड़ी बिकवाली आई थी, क्लियरली कल आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इसमें शायद आईटीसी सबसे अहम रोल लेगा क्योंकि मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेयर सिगरेट में ऑपरेट करता है। तो आई थिंक मोटा मोटी सेंटीमेंट वाइज ये एक अच्छी खबर है। और इंश्योरेंस संशोधन विधेयक के पास होने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सरकार करीब 100 संशोधनों के साथ विधेयक लाने को तैयार है। इंश्योरेंस में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर सिलेक्ट कमेटी की बैठक में इससे जुड़े सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई। सिलेक्ट कमेटी की बैठक अब सोमवार को होगी। माना जा रहा है कि बिल की ड्राफ्ट रिपोर्ट इसी दिन पेश कर दी जाएगी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, इंश्योरेंस में एफडीआई पर सिलेक्ट कमेटी की बैठक सोमवार को होगी, क्या होने जा रहा है इस बैठक में? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पे राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की बैठक जो आज हुई है वो सभी प्रावधानों पर चर्चा कर चुकी है और बैठक में जितनी भी जरूरी चीजें थे उसे निपटा दिया गया है और जितने भी प्रावधान थे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो गया है और कांग्रेस काफी हद तक सभी प्रावधानों पर सहमत भी हो चुकी है। अब सोमवार को फिर से सिलेक्ट कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल से जुड़े हुए सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया जाएगा और उसी वक्त इसको स्वीकार किया जाएगा और फिर यहाँ पे 10 या 11 दिसंबर को राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सहमत हो चुकी है तो इसको पारित करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस के पास खुद 69 सीटें हैं यहाँ पे। हालांकि टीएमसी इसका विरोध कर रही है, कुछ वामपंथी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन उनको विरोध करने का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस बिल को पारित होने नहीं होने में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने मान लिया है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में कांग्रेस की तरफ से जो 88 सुझाव दिए गए थे संशोधनों के, उन सभी संशोधनों को मान लिया जाएगा और सरकार अपनी तरफ से 11 संशोधनों को लाएगी, यानी कुल 99 संशोधन पेश किए जाएंगे और उस 99 संशोधनों के साथ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया जाएगा। उसका रास्ता अब साफ हो गया और इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़कर 49% हो जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म के दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर सरकार की रिफॉर्म प्रक्रिया को झटका लगा है। सूत्रों की माने तो सरकार शीतकालीन सत्र में जमीन अधिग्रहण बिल को संसद में पेश नहीं कर पाएगी। दरअसल विपक्षी पार्टियों के साथ इस बिल पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार जमीन अधिग्रहण बिल में जमीन की खरीद फरोख्त प्रक्रिया को आसान बनाने के पक्ष में है। जमीन से जुड़े मुद्दों पर अड़चन होने की वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स अब तक अटके हुए हैं। और मोदी सरकार की विनिवेश की गाड़ी इसी साल शुरू हो जाएगी। पीएसयूज में हिस्सा बेचकर पैसे जुटाने की शुरुआत होगी। सेल के ओएफएस के साथ सरकार सेल में 5% हिस्सा बेचना चाहती है, यानी उसकी 20 करोड़ 65 लाख शेयर बेचने की योजना है। ये इशू 5 दिसंबर को लॉन्च होगा और फ्लोर प्राइस का ऐलान कल यानी गुरुवार को किया जाएगा। आने वाले 2 सालों में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। यहां तक ग्रोथ के मामले में चीन भी हमसे पीछे रह जाएगा। ये बात कही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। उन्होंने ये बात ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक आयोजन में कही। उनके साथ बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन ब्रेन मोयनिहान भी थे। दोनों कॉर्पोरेट लीडर्स ने अब बात की CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से। It's really the US and India that for a variety of reasons have fixed their both external and internal cycles. The Chinese are slowing down and will slow down further. I clearly see that with both inflows as well as internal stability, we will gradually increase our growth rate, and I have no doubt in my mind that we will be the fastest growing economy in the world in the next 2 or 3 years. We will exceed China's growth rate. And in the next 2 to 3 years? In the next 2 to 3 years. I mean, we will get back to saying that India is the fastest growing
economy in the world 2016, 17, 17, 18, and then we will check with you whether we were right or not then. 2014 was a landmark year, and I think that more than the democratic dividend, the people of India have spoken. After really 30 years, and I've been in business now for 30, 35 years, we got a majority government, which has happened for the first time. And if you see globally, right, political leadership, even in the US, the Congress cannot seem to agree to anything, and so that's one big piece. The second big piece, and I've been saying this consistently, is that 2014 has been a lucky year for India. Right? If we think about 2004 to 2014, oil prices went from literally $20 to $140, and we now are, I think, on the horizons of $60, $70 oil prices. Yep. And that really is a gift, right, of nearly $35-40 billion from what we are used to a year. So if this continues for 2 years, it's a gift from the world. और बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन ब्रायन मोइनिहान का मानना है कि मोदी सरकार के आने के बाद निवेशकों के सेंटिमेंट में बड़ा सुधार आया है। उनके मुताबिक भारत में तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं मौजूद है। उनका कहना है कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। My meeting with the Prime Minister today, it reinforced what the world sees, which is optimism, tremendous potential, and a quick change from what was a little bit of a disappointment over the last few years in terms of the pace of change in this country. And then the other thing I think that's important for people to think about is relative to other countries in the world, relative to what's going on in the world in general, this is a very optimistic story. And that then means the enthusiasm is strong among investors, and you've seen it in the market valuations, but also has to be continued. And I think that's the one cautionary note I hear from clients is we've got to make sure we're making the steps and doing it. When you talk to people who are heads of state, what was unique is how precise he was and how demanding in a nice way of us, of what we specifically... Demanding in a nice way? Of what we specifically... Is there such a thing? Yeah, there is. I'm like that all the time. I try to be. Maybe that's better. But he was very specific that what could we specifically do, or what should specifically be done to push the agenda forward, which is usually not the stage a new government's at, which is more of a conceptual stage. So that was very enlightening to how disciplined he is in this thought process. But it was a nice meeting, and you know, it was, as all meetings are going to be relatively high level, but I was tremendously impressed, and I can see why the world's impressed. Everybody who would meet him, I think, would come away with the same impression, I think has. और फिक्स डिपॉजिट पर अब घटने वाली है ब्याज दर। तो कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में आज भी कंसोलिडेशन देखने का दौर जारी रहा। सेंसेक्स निफ्टी कल के ही स्तरों के करीब बंद हुए हैं, लेकिन आज का दिन रहा मिड कैप इंडेक्स के नाम, जहां करीब 1.5% की तेजी दिखी। आज के कारोबार में आईटी शेयर ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। निफ्टी के दिग्गजों में आज सबसे ज्यादा चढ़ा जनरल स्टील एंड पावर, जहां कोयले के दाम घटने के बाद 8% की तेजी देखने को मिली है। ओएनजीसी में भी अच्छी खरीदारी हुई और शेयर 3% चढ़कर बंद हुआ। और हिंडाल्को अपने कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। कंपनी करीब 63,000 करोड़ रुपए के कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बना रही है। इस खबर पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कृतिका सक्सेना के पास। कृतिका, कंपनी का कर्ज कम करने का क्या प्लान है? जी हाँ, हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि हिंडाल्को अपने 63,000 करोड़ रुपए का डेट को कम करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो प्लान ये है कि रीफाइनेंसिंग और रिकैपिटलाइजेशन हिंडाल्को अभी देखेगा। हमारे सूत्रों ने कहा है कि करीबन 3 to 4 ट्रांचेज में डेट का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम किया जाएगा। हमारे सूत्रों ने कहा है करीबन 6,000 करोड़ रुपीज फर्स्ट ट्रांच में एम करेंगे। इस फर्स्ट पर्टिकुलर ट्रांच में 6,000 करोड़ रुपए के जो रुपी लोन्स हैं उनको डॉलर लोन
में कन्वर्ट किया जाएगा। हमारे सूत्रों ने कहा है उसका करीबन 150 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगा। उसके अलावा हमारे सूत्रों ने कहा है कि एक ECB इशू $500 मिलियन का भी देखा जा रहा है और वो करीबन 3000 करोड़ तक का पड़ेगा। और जो टाइमलाइन देख रहे हैं वो करीबन जुलाई 2015 का है। इसके आगे जो थर्ड और फोर्थ ट्रांच है उसमें डेट रिडक्शन किया जाएगा। अभी फिलहाल पूरा 2015 के अक्रॉस डेट रिडक्शन ड्राइव होगा जो डेट टू इक्विटी रेशियो कम कर देगा हिंडाल्को का। जी शुक्रिया कृतिका। दिसंबर पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में दरों में कटौती के संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में बैंक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दरों में कटौती करने का फैसला ले सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगा दें। तो कौन से आकर्षक FDs का विकल्प मौजूद है, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही है रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, क्या ये मान लें कि FD में पैसा लगाने का आखिरी मौका आ गया है और किन FDs में अच्छा रिटर्न यहां मिल सकता है? जी, जैसा कि आपने कहा कि अगले कुछ महीनों में लंबी अवधि के FD पर डिपॉजिट रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 3 साल से ऊपर के टर्म डिपॉजिट पर दरों में कटौती होने की संभावना है और पिछले काफी कुछ महीनों से SBI, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक दरों में कटौती कर भी रही हैं। इसके 2 कारण है। एक तो लिक्विडिटी काफी सरप्लस है और क्रेडिट डिमांड भी म्यूटेड है, तो इन कारणों की वजह से बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स कम कर रही है। अगर 5 साल के ऊपर के टेन्योर के लिए बैंकों को किन किन बैंकों को एक आकर्षक ब्याज दर मिल सकता है डिपॉजिट रेट पे, तो उसमें DCB, लक्ष्मी विलास बैंक, IDBI बैंक, करूर व्यास बैंक और कैनरा बैंक जैसे कुछ चुनिंदा नाम है, जिसमें कि अगर हम ग्राहक 5 साल के ऊपर के डिपॉजिट पर उनको 9% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर उनको मिल सकते हैं। शुक्रिया इस सारी डिटेल्स के लिए। और IIT ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स ने लगाई लाइन। क्या इन कंपनियों का हायरिंग प्लान, देखिए इस ब्रेक के बाद। इकतीस मार्च से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन लगनी शुरू हो जाएगी। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी। अब वो दिन दूर नहीं जब आप घर बैठे ये पता कर लेंगे कि जिस अधिकारी से आपका काम है वो दफ्तर में है या नहीं, चाहे आप दिल्ली में हो या भले ही किसी सुदूर गांव में, क्योंकि सरकार ने जिस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत 3 महीने पहले की थी, उसके परिणाम इतने उत्साहजनक निकले हैं कि अब इसे पूरे देश में जल्द से जल्द लागू करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारी के आधार नंबर से जुड़े इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल चुनिंदा दफ्तरों में ही शुरू किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार के करीब 65,000 कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले महीने 26 जनवरी तक इसे पूरी दिल्ली में केंद्र सरकार के दफ्तरों में लागू कर दिया जाएगा, जबकि अगले 4 महीने में इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। अभी सरकार ने हमारी ने फैसला लिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला ये लिया गया है कि 31 दिसंबर तक जितने भी दिल्ली के कार्यालय हैं उन सब कार्यालयों को इस पर हम लोग ले आएंगे और इसके साथ साथ 31 मार्च तक अगले 3 महीनों में हम लोग 3-4 महीनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे के सारे जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं जहां भी हैं देश के हिस्से में, वो सब इस अटेंडेंस सिस्टम पे आ जाए। नई व्यवस्था के जरिए ऑनलाइन ये पता चल जाता है कि कौन से अधिकारी या कर्मचारी कितनी बजे दफ्तर पहुंचे हैं और कितनी बजे निकले हैं, अभी दफ्तर में हैं या नहीं और कब छुट्टी पर जाने वाले हैं। ये सारी जानकारी नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन मौजूद है। इस पोर्टल को आम आदमी भी देख सकता है। हालांकि पहले भी कई दफ्तरों में ये व्यवस्था थी, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर होती थी। लेकिन नई व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड है। इसकी वजह से कोई कर्मचारी अपने ऑफिस के दूसरे शहर के ब्रांच में भी हाजिरी लगा सकता है। शुरुआती चरण में लागू इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के नतीजे इतने उत्साहजनक हैं कि अब इसे राज्यों में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही साथ हम लोगों ने राज्य सरकार को भी पत्र लिख दिया है और एक बुकलेट हमने तैयार की है जिसमें कि किस प्रकार से कोई भी कार्यालय
इस सिस्टम पर आ सकता है। तो स्टेट्स को भी लिखा हुआ है हम लोगों ने, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से हमको मतलब क्वेरीज या बाकी सब चीजें लोग कर रहे हैं तैयारी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लोगों ने शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं, ये शुरुआत इसकी झारखंड में हुई थी और हम लोगों ने झारखंड का सिस्टम को यहाँ फिर एक प्रकार से रेप्लिकेट किया, तो अब लोग बहुत चाहते हैं। खास बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे देश के कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है, वो खुद सरकार के एनआईसी की 3 लोगों की टीम ने तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट पर भी खर्च काफी कम है। फिंगर स्कैनर की लागत महज 12,000 रुपए है। कागजी कार्रवाई कम से कम हो और लेट लतीफी ना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर और मशीन लगाने का पूरा अधिकार स्थानीय अधिकारियों को ही दे दिया गया है। इस बायोमेट्रिक सिस्टम का फायदा सिर्फ हाजिरी लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों के ऑफिस आने की, उनकी आदतों और उनकी जरूरतों का भी पता चलता है। ऐसे में सरकार इसका फायदा उठाते हुए अपने कर्मचारियों का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अब बात ई कॉमर्स की प्लेसमेंट शॉपिंग की। देश में तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स कंपनियां तगड़ी हायरिंग का प्लान बना चुकी हैं। अगले 3 से 4 महीनों में कैंपस रिक्रूटमेंट में तेजी देखने को मिल सकती है। इस साल आईटी से ग्रेजुएट होने वाले 10% स्टूडेंट स्टार्टअप कंपनियों का रुख कर सकते हैं। स्नैपडील, मिंत्रा, ओला कैब जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ग्रोथ के साथ साथ हायरिंग के लिहाज से भी ये अब तक का सबसे बड़ा साल होगा। इन कंपनियों में बढ़ते करोड़ों के निवेश ने इस सेक्टर में नौकरी की संभावनाएं काफी बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि 2015 में आईआईटी से निकलने वाले 9 में से 1 ग्रेजुएट ई कॉमर्स का रुख कर रहा है। ये हम नहीं, आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट का डेटा बताता है, जिसके मुताबिक फ्लिपकार्ट 220 के करीब आईआईटी ग्रेजुएट्स को नौकरी ऑफर करेगा। Housing.com तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही बनाना चाहता है, इसीलिए करीब 150 ग्रेजुएट की यहाँ हायरिंग होगी। स्नैपडील से 100 ग्रेजुएट को ऑफर मिलेगा, तो इसी तरह ऑनलाइन कैब कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। ओला कैब ने 200 जॉब ऑफर किया है, यानी अकेले इन 4 स्टार्टअप कंपनियों ने 700 के करीब जॉब ऑफर्स दिया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 215% ज्यादा है। आईआईटी ग्रेजुएट का स्टार्टअप कंपनियों की तरफ रुख करने की वजह भी है। एक तो इन कंपनियों में काम करने की आजादी मिलती है, साथ ही अच्छी खासी सैलरी भी ये कंपनियां ऑफर कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर को 12 से 15 लाख के बीच सैलरी ऑफर कर रही है। वहीं स्नैपडील 18 लाख तक का पैकेज दे रही है और ठीक इसी से मिलता जुलता ऑफर ओला कैब की तरफ से भी दिया जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो स्मार्ट टैलेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि बढ़ते कंपटीशन को बखूबी टक्कर दे सकें। श्रीमी चौधरी, मुंबई। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्लोबल हंट इंडिया के एमडी सुनील गोयल और आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट इंचार्ज अभिजीत चैटर्जी। स्वागत है आप दोनों का। अभिजीत चैटर्जी से पहले बात करेंगे, ये बताएं कि इस बार स्टार्टअप कंपनियां और ई कॉमर्स कंपनियों का कितना दबदबा है प्लेसमेंट्स में और स्टूडेंट्स इनको कैसे रिसीव कर रहे हैं? वो आज हमारा 3rd डे ऑफ प्लेसमेंट है, तो आज से काफी ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप्स कंपनियां हैं लाइंड अप, और वो स्टूडेंट्स आर आल्सो क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि वो काफी आजकल रोल मॉडल है स्टार्टअप्स के, मतलब दे लर्न फास्ट एंड दे कैन कंट्रीब्यूट, सो देयर इज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बट ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ हमारे बहुत सारे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टार्टअप्स भी हैं, एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के स्टार्टअप्स हैं, सो वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। जी, ये कैसे कंपेयर होते हैं स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस लेवल्स पर? क्योंकि ट्रेडिशनली जो बिग कंपनियां हैं या जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, इन्फोसिस वगैरह, वो सबसे ज्यादा उनकी रैंकिंग या प्रेफरेंस होती है स्टूडेंट्स के लिए इन कैंपस प्लेसमेंट्स में। ये नई कंपनियां और ई कॉमर्स कंपनियां कहाँ खड़ी होती हैं? Actually, e-commerce companies, what they offer in terms of remuneration sometimes is very, very competitive. So, in terms of salary, वो काफी competitive है. Plus, आजकल because माहौल काफी ये है of people going, मतलब वो ज्वाइन करेंगे खुद से, मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, the contributions will be immediately recognized compared to बड़े कंपनीज में खुद की ब्यूरोक्रेसी हो जाती है. So
just to get noticed, to contribute is a long process. So a lot of students are impatient. They want to contribute as they join. So startups वो ऑल्टरनेटिव उन्हें प्रोवाइड करती है इसके लिए। जी, बस एक और सवाल आपसे और फिर चलते हैं सुनील गोयल के पास। यहाँ पर आपने ब्रिक एंड मोटर कंपनियों की बात कही और जो डेटा और जानकारी आ रही है उसमें लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी फिर से एक बड़ा प्रेजेंस दिखा रही हैं IIT कैंपसेस पर। ये किस तरह के ट्रेंड को दर्शाता है? ये एक्चुअली it's more that we are trying to promote manufacturing companies because over the years क्या हुआ है, because manufacturing companies they might be paying the highest in the sector, but वो IT और banks के वजह से just they have lost a lot of the appeal. So we are trying to tell students that for the long run manufacturing is good, means it's an interesting job and they are paying they're paying the best in their sector. So हम उन्हें we are trying to position them as attractively as possible. तो हमारा फर्स्ट डे काफी competitive होता है for companies to come and recruit. हम काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इस बार बुलाए हैं फर्स्ट डे में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पर IIT की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की कोशिश है। हालांकि जो ट्रेडिशनली ग्लैमरस चॉइसेस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो जैसे अभिजीत कह रहे हैं बैंक्स और IT सेक्टर के होते हैं। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ने पर संसद में हुआ हंगामा, तो क्या है सरकार की दलील, सुनिए आगे। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी पर विपक्षी पार्टियों ने आज संसद में हंगामा किया, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री ने एक्साइज की बढ़ोतरी को सही ठहराया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई क्रूड की गिरावट का जनता को फायदा दिया गया है और एक्साइज में थोड़ी बढ़ोतरी जायज है। पिछले 6 महीने में पेट्रोल और डीजल में जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे उपलब्ध लाभ मिला, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने वो जनता को पास ऑन किया। थोड़ा बहुत एक्साइज में भी बढ़ाया। क्या देश में मौलिक सुविधा के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? दिवालिया करके पिछले शासकों ने छोड़ के गया था। अभी हमारे सामने रास्ता था, कंज्यूमर के ऊपर बोझा ना देते हुए, कंज्यूमर को थोड़ा रिलीफ देते हुए, थोड़ा बहुत अगर पैसा बचा के हम कल्याणकारी काम पे लगाएं, ये सरकार ने कदम उठाया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर भी ऊंची इमारतें बनेंगी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिवर फ्रंट पर टेंडर के जरिए 3 लाख वर्ग मीटर जगह बेचने का फैसला किया है, जिस पर कमर्शियल और रिहायशी बिल्डिंग्स बनाए जाने की संभावना है। कुछ प्राइवेट डेवलपर्स ने पहले ही रिवर फ्रंट के किनारे रिहायशी इमारतें बनाना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क की हडसन और लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर अब अहमदाबाद में भी साबरमती नदी के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगले महीने यानी जनवरी से साबरमती रिवर फ्रंट पर 3 लाख वर्ग मीटर जमीन टेंडर के जरिए बेचना शुरू करेगा। कॉर्पोरेशन का मानना है कि इसके कारण रिवर फ्रंट पर करीब 9 लाख वर्ग मीटर जगह की सप्लाई आएगी। हालांकि बिल्डर्स को यहां जमीन खरीदने के लिए बाजार भाव से 1.5 गुना भाव चुकाना होगा, लेकिन कॉर्पोरेशन का कहना है कि प्लॉट साइज के हिसाब से यहां 25 से 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति मिलेगी, जिसके चलते ये दाम ज्यादा नहीं है। मल्टी यूज इन द सेंस होटल, अदर फिनेंशियल बिजनेस वगैरह हो सकता है। एंड बिहाइंड दैट तो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग भी है, वो ऑलरेडी डन। So that we hope this piece of land will attract more price compared to other parts of Ahmedabad. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साबरमती नदी के दोनों किनारे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत अब तक 11.5 किलोमीटर क्षेत्र तक विकसित किए हैं। प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों किनारों पर गार्डन, वॉकवे और सर्विस रोड बनकर तैयार हो चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा रिवर फ्रंट के किनारे कई प्राइवेट डेवलपर्स की भी जमीन है, जहां 3 से 4 बेडरूम वाले हाई एंड अपार्टमेंट के कई प्रोजेक्ट पर काम चालू है। रिवर फ्रंट पर शुरू होने वाला पहला प्रोजेक्ट अहमदाबाद के शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक ही महीने में 25% बुकिंग हो गई है। ये जो रिवर फ्रंट गार्डन है उसके एग्जैक्ट सामने ये प्रोजेक्ट है। लोग बाग यहाँ पे गार्डन देखने आते हैं और हमने ऐसे भी बायर देखे हैं जिन्होंने गार्डन देखने के साथ भी फ्लैट बुक करवाया है।
तो ये हमने 30 दिन पहले ये लॉन्च किया था और हमने करीबन 25% जो है इसमें बुकिंग कंपनी को मिला हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे जिन डेवलपर्स के पास अपनी खुद की जमीन पड़ी थी, उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपनी जमीन का ऑक्शन करने जा रही है। हालांकि यहां पर घर खरीदने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत बिल्कुल चुकानी होगी, लेकिन एक बात तो तय है, बहुत ही जल्द अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे न्यूयॉर्क और लंदन की तरह ही बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें दिखना शुरू हो जाएगी। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और अब महाराष्ट्र में आसान होगा बिजनेस करना, नहीं लेनी होगी ढेर सारी मंजूरी। भारत में घट गया है भ्रष्टाचार, देखिए क्या कहता है करप्शन इंडेक्स इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में कारोबार करना अब आसान होगा। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC ने अपने इलाके में फैक्ट्री लगाने पर मंजूरी की संख्या घटा दी है। कारोबार के शुरुआती चरण में अब तक कारोबारियों को 14 मंजूरियां लेना होती थी, लेकिन अब केवल 5 मंजूरियां ही लेनी होगी। इन मंजूरी में जमीन आवंटन और लीज, मॉर्गेज, बिल्डिंग प्लान और अंतिम फायर NOC और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट शामिल है। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस अब केवल 3 दिन में रिन्यू हो पाएगा। बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी अब 3 दिन में मंजूरी मिल पाएगी। सूबे की नई सरकार के आदेश के बाद MIDC ने कारोबारियों को ये सुविधा देने का फैसला किया है। और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की लिस्ट में भारत ने अपनी छवि सुधारी है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 50वें नंबर पर आ गया है, जबकि पिछले साल ये 94वें स्थान पर था। डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी प्रियंका संभाग। प्रियंका, क्या कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट? भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत में करप्शन में कमी आई है। इसीलिए इनकी रिपोर्ट में भारत जहां पिछले साल 94 रैंक पर था, अब नीचे घटकर 85 रैंक पर आ चुका है। साथ ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर जो होता है, उसमें भी भारत को 2 अंकों का इजाफा मिला है। पिछले साल जहां भारत को 36 अंक मिले थे, इस बार 38 अंक मिल रहे हैं। हालांकि 2 अंकों का ये इजाफा बहुत मामूली सी बढ़त लग सकती है, लेकिन ये मामूली बढ़त भी इस ओर जरूर इशारा कर रही है कि भारत में करप्शन कम हो रहा है। और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से डेटा लिया गया था, जिनके मुताबिक कॉर्पोरेट इंडिया को लग रहा है कि बिजनेस करने के हालात जो हैं भारत में सुधर रहे हैं। साथ ही में पब्लिक सेक्टर की छवि भी बेहतर हो रही है। जो उन पर लेट लतीफी का आरोप लगता रहा था, उससे अब हटकर वो चुस्ती से काम कर रहे हैं। साथ ही रिश्वतखोरी में कमी आई है, और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से करप्शन में कमी महसूस की जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट की बात करें तो डेनमार्क नंबर 1 रैंक पर है, यानी डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। चीन और पाकिस्तान भारत से निचले पायदान पर हैं, और नॉर्थ कोरिया और सोमालिया सर्वे में सबसे नीचे यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में शामिल हो गए हैं। ये पूरा सर्वे 175 देशों का था और भारत है 85वीं रैंक पर। पिछले साल से एक अच्छी खासी रैंक में सुधार देखने को मिल रहा है भारत में, यानी भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ये इशारा कर रही है ये रिपोर्ट। जी शुक्रिया प्रियंका। तो भ्रष्टाचार भारत में कम हो रहा है, रिपोर्ट में हम ऊपर आ गए, अच्छी बात है यहाँ पर तमन्ना, लेकिन क्या इससे खुश हुआ जा सकता है? इसमें इस बात से तो खुश होना चाहिए कि 18 साल के बाद भारत का जो रैंकिंग है चीन के ऊपर है। लेकिन हमने इसके बारे में बात की डॉक्टर SK अग्रवाल से, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडिया चैप्टर के हेड है। उन्होंने समझाया कि एक परसेप्शन है, यानी आप सोचोगे क्या हमारे जीवन में भ्रष्टाचार कम हो गया, जरूरी नहीं है। ये एक परसेप्शन इंडेक्स में हम इम्प्रूव जरूर हुए और एक अच्छी शुरुआत है। चलिए, तो बेहतरी की तरफ है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हीरो मोटो ने टाइगर वुड्स को अब बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन क्या 250 करोड़ की ये डील कंपनी को नहीं पड़ेगी महंगी? देखिए इस ब्रेक के बाद।
2G मामले में भारती के चेयरमैन सुनील मित्तल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2G कोर्ट की विशेष अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा कि 2G मामले में सुनील मित्तल के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत है। सीबीआई के मुताबिक मित्तल के चलते रोइया और स्टर्लिंग सेल्यूलर को फायदा हुआ। स्टर्लिंग सेल्यूलर अब वोडाफोन है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिलने के समय रोइया इस कंपनी में अतिरिक्त डायरेक्टर थे। हालांकि सीबीआई के वकील के मुताबिक रवि रोइया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। कई ब्रांड्स के साथ बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़ने वाले दुनिया के सबसे जाने माने गोल्फर टाइगर वुड्स अब देसी ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हीरो को प्रमोट करने के लिए टाइगर वुड्स को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दरअसल हीरो खुद को बतौर इंटरनेशनल ब्रांड प्रमोट करना चाहती है। इस नई स्ट्रेटेजी के तहत वुड्स को चुना गया है। To be able to have Hero as a partner of our foundation, and also personally, it's a very exciting time for all of us. I just think that the country just loves sport, and to have the ability to play there in Delhi, and to have Mr. Punjal here, and to have all the people that were there so excited about the sport was exciting to see. It's a little too early to get him to play a tournament out there, but I was just saying that surely during our partnership he will come back and hopefully play one of the Hero Indian Opens too. और सवाल ये उठता है कि हीरो ने आखिर टाइगर वुड्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना। हीरो ब्रांड क्या टाइगर की व्यक्तित्व से मेल खाता है? क्या हीरो सच में ग्लोबल ब्रांड बन पाएगा? क्या सोचते हैं देश के दिग्गज ब्रांड गुरु? देखिए ब्रांड बाजार की एक खास रिपोर्ट। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि टाइगर वुड्स दुनिया के सबसे जाने माने गोल्फर है। कई ब्रांड्स के साथ भी बतौर ब्रांड एम्बेसडर इनका नाता रहा है और अब इस आइकॉनिक स्पोर्ट्स स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है देसी ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प ने। हीरो खुद को बतौर एक इंटरनेशनल ब्रांड प्रमोट करना चाहती है। इसी नई स्ट्रैटेजी के तहत वुड्स को चुना गया है। कंपनी एशिया, साउथ और सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका के बाजारों में पैर जमा रहा है और जल्द ही वेस्टर्न यूरोपियन बाजारों में कदम रख रही है और 2016 तक यूएस और ब्राजील में भी ब्रांड बाइक्स बेचेगी। इससे पहले देश के अफोर्डेबल स्मार्टफोन बाजार के नंबर 1 प्लेयर माइक्रोमैक्स ने भी यही पैतरा आजमाया था जब उन्होंने हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन को अपना एंडोर्सर बनाया। It's nothing like anything. लेकिन क्या ये देसी ब्रांड्स के बजट पर भारी नहीं पड़ते? क्या 250 करोड़ एक ब्रांड एम्बेसडर को देना महंगा सौदा नहीं है? टाइगर वुड्स के लिए जस्टिफाइड नहीं है। कोई और स्टार होता तो डेफिनेटली वो जस्टिफिकेशन होता है, क्योंकि टाइगर वुड्स ऐसे हस्ती हैं जिनका इमेज और ब्रांड इमेज बहुत ऊंचा गया था और फिर उधर से बहुत गिरा और गिरने के बाद अभी एक ये रिवाइवल स्ट्रैटेजी लगता है टाइगर वुड्स के हिसाब से। टाइगर वुड्स हीरो के टीवी कमर्शियल और बाकी एडवर्टाइजिंग में दिखाई देंगे। हीरो देश में काफी मजबूत ब्रांड है और ब्रांड के कंज्यूमर ज्यादातर वो मिडिल क्लास लोग हैं जो शायद टाइगर वुड्स का सिर्फ नाम ही जानते होंगे। इसके अलावा एक बाइक्स और स्कूटर्स बनाने वाली कंपनी को गोल्फिंग से कनेक्ट कर पाना भी मुश्किल है। गोल्फ एक महंगा और एलीट स्पोर्ट है जो दुनिया के टॉप स्पोर्ट की लिस्ट में आखिरी यानी 10 नंबर पर है। ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प की बाइक्स की स्पीड क्या टाइगर वुड्स के स्लो खेल के साथ मैच हो पाएगी? गोल्फ जो स्पोर्ट है काफी एक रिलैक्स किस्म का स्पोर्ट है, मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंसिटी उसमें। तो जैसे बाइक्स का कोर्स अगर हम देखें जो पैशन के बारे में है, एनर्जी के बारे में है, यूथफुलनेस के बारे में है, तो वो जो बाइक के कोर्स हैं वो एग्जैक्टली गोल्फ से मैच नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी चाहिए जो एक्सीलेंस के लिए स्टैंड करता हो और सक्सेसफुल हो और जिसका नाम हो, जिसकी विजिबिलिटी हो, तो उस एंगल से मेरे ख्याल से एक मैच है। हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले दिनों कई स्पोर्ट्स खासकर पॉपुलर लीग्स के साथ खुद को जोड़ा। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के टीम्स के साथ जुड़े। हाल ही में हुई इंडियन सुपर लीग और इंडियन हॉकी लीग का भी टाइटल स्पॉन्सर हीरो मोटोकॉर्प रहा। यंग और ग्लोबल दिखने के लिए आने वाले समय में हीरो मोटोकॉर्प फुटबॉल स्टार्स को भी साइन करेगी। हीरो मोटो टाइगर वुड्स फाउंडेशन के साथ भी जुड़ गई है
और आइलवर्थ कंट्री क्लब में हो रही गोल्फिंग इवेंट वर्ल्ड चैलेंज की टाइटल स्पॉन्सर भी बन गई है। ब्रांड का लक्ष्य है 2020 तक दुनिया के 50 देशों में अपनी पहचान बनाना और इसी टारगेट को पाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शिबानी घरत, मुंबई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज को हजारों की तादाद में क्रिकेट प्रेमियों ने अंतिम विदाई दी है। न्यू साउथ वेल्स में उनके गृह नगर मैक्सवेल में उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए क्रिकेट जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टेस्ट टीम और न्यू साउथ वेल्स की पूरी टीम भी इस दौरान अपने चहेते साथी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। 26 साल के क्रिकेट खिलाड़ी फिल ह्यूज की पिछले हफ्ते एक घरेलू मैच के दौरान बाउंसर लगने से मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूज को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।